तो पहले एक मोटे धागे का बना हुआ थर्मस के आकार का एक थैला सा होता था। कई जगह तो ट्रक वालों के अब भी दिखते हैं। पहले जो लोग पशुपालन करते थे, उनको चराते थे, वो पूरी लू में भी हमने ऐसे देखे हुए हैं, वो अपना साथ रखते। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मिट्टी उसका बना हुआ होता है, सूत का, और उसके अंदर से जल नहीं निकलता, लेकिन जल हल्का हल्का गीला होकर के उसको गीला करता रहता है, और उससे वाष्पीकरण होता है। वो घड़े वाला ही काम करता है। वाष्पीकरण होने से जल की गर्मी निकल गई और जल शीतल हो गया। और पूरी लुओं में भी लोग पूरे पूरे दिन पशुओं के पीछे रहते थे, खेती का काम करते थे, उसको पेड़ पे लटका देते थे और वो साथ रखते थे। घड़ा तो बड़ा रखना पड़ेगा, एक व्यक्ति है, जैसे बड़ा थर्मस होता है इतना वो रखते। तो ऐसे जो यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो हैं, तो वो अपना वाहन के बाहर लटका दें और देखिए उसके बाद ऐसा शीतल रहेगा जब, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्लास्टिक से बचा जाए। अब ये सारा विषय तरलता का ही चल रहा है। तरलता के लिए क्या क्या चीजें करनी। इस ऋतु में जैसे पेट में गड़बड़ हो जाती है, अमाशय और पक्वाशय दोनों से वमन और विरेचन हो जाता है, उल्टी और दस्त हो जाते हैं। ऐसे कई बार आपने देखा होगा लोगों को जो है लू लग जाती है। लू का मतलब क्या है कि ताप ने, सूर्य की किरणों ने शरीर की जो तरलता थी उसको और कम कर दिया। यानी जितना काम चल भी सकता था उतनी भी नहीं छोड़ी, और वो तरलता कम हो गई, यानी कफ और सुखा दिया, उसका जली अंश धातुओं सहित और सुखा दिया। और फिर हम क्या कहते हैं, ओहो कड़वे जल रहे, बहुत बुरा हाल है, जीव सूखी जा रही, इतनी बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी। तो यहाँ तो है नहीं, मैं महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ। एक बार गांव गया हुआ था, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए, 94 की बात है, साल हो गए। तो बैंक शहर में थे, बहुत दूर किसी काम से गए, कोई परिवारजन थे, और हमारे गांव में बस नहीं, दूसरे गांव से उतर करके आए, वृद्ध थे, और आकर के प्रचार पर राहल खत्म हाल है। तो मैंने घर में एक परंपरा सीखी हुई थी दादी से। हमारे यहाँ रेत होता है, तो गर्मी की ऋतु में दादी एक ऊंट गाड़ी करवा करके रेत मंगवा ले, और जहाँ हम सोते थे ना सारे में बिछा दे चारपाइयाँ, और उसको सारे को जल से गीला कर। तो उसका जो वाष्पीकरण होता था, कितनी लुएं चलें, कितना ही कुछ हो, अंदर का तापमान ठंडा। तो मैंने देखा कि दादी ने तो कहा, अरे वसंत को बुला फटाफट। और कोने में बालू रेत जो होता है राजस्थान का, राजस्थान से मिलता ही क्षेत्र हमारा, तो अब तो कम हो गया, रेत कोई भी नहीं देता, लेकिन वो जो है था, चारपाई हटा करके वहां रेत बिछाया, और तो घड़े का पानी उसपे, आज आप इस पे लेट जाओ। और जो रेत गीला था वो सारा रेत हमने उनके मुंह के ऊपर, आंख और मुंह आदि के ऊपर क्या डाल दिया, कपड़ा डाल के सारे शरीर को काफी समय तक उस रेत में, जो जल था और जो शुद्ध रेत, उससे जो अभाव हो गया था तरलता का, जो रस रक्त आदि धातु शुष्क हो गई थी, शरीर म्लान हो गया था, अब प्राण निकले बचेंगे, जो चलता आ गई थी वो राहत। तो ऐसी स्थिति आ जाती है लू लगने से। तो जो उनको लू लगती है उसके लिए आप सब जानते हैं घरों में आम का पना बनाते हैं, यानी आम रस कहते हैं उसको, कच्ची अम्मी को उबाल करके, अम्ल रस है, आपको बताया था, मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस कफ की वृद्धि करते हैं, शरीर के अंदर तरलता को बढ़ाते हैं, का नाम है। तो आम स्वयं अम्ल रस है, लवण हम उसमें ऊपर से डाल देते हैं। जब मैं लवण शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप उसको
आकर लवण जाने, आकर कहते हैं खान को, जो खान का लवण निकलता है, इसे अंग्रेजी में जो है रॉक साल्ट कहते हैं, चट्टानों का, यानी जो हजारों नहीं लाखों, कई जगह तो करोड़ों वर्ष पहले कभी समुद्र होगा और वो भूगर्भ में शुद्ध हो गया है, जल तो सूख गया और वो लवण शुद्ध हो गया, उसके सारे दोष चले गए। समुद्री जो नमक है इसमें बहुत दोष है, इसका उपयोग नहीं करना। तो वो आकर लवण हो, चाहे वो पाकिस्तान से जो आता है सेंधव जिसे कहते हैं, सिंधु देश का सेंधा नमक, वो बहुत महंगा हो गया, सीधा आ नहीं रहा। मैं किसी से पूछ रहा था, ले रहा था, कहने लगे डॉक्टर साहब 50 रुपए मिलेगा। क्यों भाई? कहते हैं जी दुबई होके आ रहा है। भारत का जब विवाद हुआ तो पिछले सालों में सीधा नहीं, कुछ हिमालय के भी स्थानों से आता है, हिमालय में भी ऐसे स्थान है जहाँ कहने का मतलब जो आकर नमक है, जो खान का नमक है, जो शुद्ध नमक है, नमक जब मैं कहता हूँ तो आप ये समझिए उसका उपयोग करना है। तो वो डालेंगे और उसके अंदर मीठा डालेंगे। मीठा भी क्या डालना है? खांड डालना। पूरी गर्मी में खांड का ही उपयोग करना। उसका रस पिलाएंगे तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? आपने मधुर, अम्ल और लवण, और उसके साथ जल। और आम क्या है? मैंने कल बताया था फलों का राजा है, और आम के अंदर पोषक तत्व सभी फलों से ज्यादा है। सबसे उत्तम फल तो द्राक्षा है, अंगूर है, लेकिन पोषकता की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से सबसे अधिक संपत्ति इसके पास है राजा के। राजा तो संपत्ति वाला होता ही, आपको पता है, इसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, इसलिए इसको राजा कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो संपत्ति इसकी थी, और तीनों रस हमने उसका जल के साथ संयोग कर दिया, और उसमें स्वाद के कारण पाचन शक्ति ठीक हो जाए, उसके लिए हम थोड़ी सी मिर्च आदि का प्रयोग करते हैं, तो काली मिर्च का ही। तो ये लेंगे तो पच भी जाएगा, और आपके अंदर जो लू के कारण, गर्मी के कारण, जिसे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कह देते हैं, उसके कारण जो विकार आया है थोड़ा या ज्यादा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसको इस रूप में आप कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, कई बार आम नहीं है, आम दूर से कहां से लाएं, क्या है? तो मैंने ये भी जो है अपनी दादी को ही देखा था बहुत पहले। मेरे चाचा जी सेना में थे, तो गर्मी में ही छुट्टी मिलती थी, शायद मई या जून में, तो लगभग 8-10 कोस रेल स्टेशन था, वहां से पैदल के आते, बसें हैं लगभग नहीं, या 1-2 गांव में आती थी, सड़कों का तो नाम ही है उस समय के क्षेत्र। तो मुझे याद है सवेरे का समय है, और दादी जी पूरी हंडिया में पानी डाल करके खंड भिगो दी। पूछ लिया, बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण, तो दादी जी ने कहा ये आज तेरे चाचा जी हैं, लू में चल के आएंगे, गर्मी में आएंगे, यानी वो कब दोपहर आएंगे? उन्होंने सवेरे उठते ही को, तो जिनको बार बार प्यास लगी, जो दूर से चल के आ रहा है, लू नहीं लगी, लेकिन शरीर का जल काफी खर्च हो गया है, ऐसे जो लोग हैं वो इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो खांड इसमें डालेंगे ज्यादा मात्रा में, लेकिन नमक कितना होना चाहिए? जैसे बचपन में सब रोते हैं, और रोते रोते आंसू जीभ पर आ जाते हैं होठों, तो आपने देखा होगा उसमें एक लवणता होती है, नमक का भाग होता है, उतना नमक डले बस, इसमें ज्यादा नहीं। तो ज्यादा क्या होगा? लवण पित्त पैदा करेगा और प्यास को और बढ़ाएगा, रुक्षता भी इसमें थोड़ी सी। तो ऐसे इस जल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके लिए प्रातः काल से आरंभ उषा पान आप सबको पता है करना चाहिए। उषा काल में सूर्योदय से पहले उठें, तारों की छांव में उठें। कोई तो प्रातः उठता है, कोई प्रभात में उठता है, कोई उषा काल में उठता है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त। तो
तो वो ताम्र पात्र का ही सेवन करें। कल शायद मैंने चर्चा की होगी कि ताम्र पात्र हम कहाँ रखें, खुले स्थान में रखें, जहाँ तारे का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, ताजा हवा आ रही है, वहां रखें और उसका सेवन करें। उसके बाद हम कोष्ठ शुद्धि कर लेते हैं, दातुन मंजन आदि कर लेते हैं, व्यायाम आदि कर लिया, तो आपने नीम के पत्ते का सेवन करना है। लगभग जो मेरे संपर्क में आते हैं सबको मैं बताया करता हूँ कि 10 अप्रैल से 20 मई तक नीम के कच्चे पत्ते मिलते हैं। जिस दिन वर्षा हो उस दिन सेवन नहीं करना। क्यों? नीम छोटा होता है, कड़वा होता है, लेकिन शीतल होता है। शीतलता होगी और उधर वातावरण में भी शीतलता है, तो वायु के दोष बढ़ जाएंगे। क्यों? शुष्क होता है, शुष्क और शीतल है, जैसे जड़ता बढ़ती है शरीर, वायु के रोग बढ़ते हैं। तो नीम के पत्ते का आप रोज सेवन करेंगे। कितने करें? सामान्य मनुष्य के लिए, जिन्होंने मेरा शरीर देखा होगा, लगभग 57-58 किलो का शरीर है, तो वो पौना पत्ता जो विकसित हो गया है, पूरा विकसित नहीं, कच्चा है लेकिन पौना विकसित हो गया है, ऐसे 5 पत्ते बस, और उसको खा लें चबा करके ऊपर से। लेकिन ये ध्यान रखें, बहुत वर्ष पहले किसी मित्र को बता दिया था और उन्होंने सोचा कि लाभदायक है और ज्यादा खाने लगे, और 2-4 दिन के बाद कहते हैं, अरे गुरुजी तूने ये क्या कर दिया, क्या हो? मेरी तो आंखों में जो है गड़बड़ हो गई, ऐसा छाता है, कभी ऐसे ऐसे हो। नहीं, तेरे नीम से तो नहीं हो गया। बड़े भाई थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, प्यार से गुरुजी भी कह देते, ये क्या कर दिया तूने, क्या बता दिया? तो चीज ज्यादा तो नहीं खा ली, और क्या, मैं तो मुट्ठी भर के खा लेता था। औषधि लंबे समय तक खानी है, लेकिन इसका एक अनुपात, ऐसी गलती नहीं। और नाश्ते में या भोजन में 1 चम्मच घी अवश्य खाएं। मैंने बताया नहीं, शुष्क होता है, तो इसकी शुष्कता, उन्होंने ज्यादा खा लिया, शुष्क हो गया शरीर, और उसका दुष्प्रभाव नेत्रजल पड़ गया। तो आपने ये सेवन करना है। तो मेरा अनुभव है कि मुझे ध्यान नहीं कि कितने वर्ष पहले कभी ज्वर हुआ होगा। तो जो 1 साल इसका सेवन कर लेगा, जो रीति मैं बता रहा हूँ नीम के पत्तों का, इस ऋतु में, उसको अभी जो सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु कहते हैं उसको, बहुत ज्वर होते हैं, तरह तरह के नाम बदल जाएंगे, ज्वर होंगे ही होंगे। तो वो ज्वर उसको इस वर्ष नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। 2 वर्ष जो सेवन कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी आगे से ऐसा ज्वर आएगा, जिसे मैं मौसमी ज्वर कहते हैं जी, जिसे वायरल तरह तरह के नाम हैं, यानी वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में होते हैं सामान्यतया, वो कभी नहीं। और नियमित सेवन करेंगे तो फिर बुखार को पता चल जाएगा कि यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ तो नीम देवता का वास है, तो वो वहां से लौट जाएगा, आपके पास नहीं। नियमित रूप से इसका आप सेवन करेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखें। बीच बीच में प्रातः काल, सप्ताह में 1 बार या 10 दिन में, पूरी गर्मी में नीम खा रहे हैं तब भी उस दिन 1 दिन नीम का सेवन न करें, और आप नींबू का जो जल है उसका सेवन करें। आधा नींबू जो है आपने जल में भिगोना है और उसका सेवन करना है, लेकिन उसमें हल्का सा सेंधा नमक, जिसे मैंने कहा था आकर नमक, वो डालना है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसू जैसी लवणता होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप ले रहे हैं जी। तो उसका आपने सेवन करना है, उससे शुद्धि हो जाएगी। कुछ लोग आपने देखा होगा शहद का सेवन करते हैं। इसका करते हैं? शहद का सेवन करते हैं। शहद इस ऋतु में बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। शहद जो है वो रूक्ष है, उसमें कषाय रस है, इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि जो व्यक्ति गर्मी से युक्त है, कहीं कोई कार्य करके आया है और गर्मी शरीर में है, शारीरिक श्रम किया है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म
अनुपान के साथ गर्म दूध, गर्म जल, इनके साथ या शहद को गर्म करके कभी भी लेना नहीं चाहिए। सीधा चरक ने लिखा है कि ये क्या करता है, व्यक्ति को मार भी देता है, क्योंकि इसमें विष की मात्रा होती है। कभी शहद का प्रसंग आएगा तो बताएंगे। तो इस ऋतु में आपने जल में भी मिला करके शहद का प्रयोग नहीं करना। यदि आप शहद का प्रयोग करेंगे जल में मिला के, तो उसकी रुक्षता जल के कारण कुछ कम तो हो जाएगी, लेकिन ये लेखन है। जिनके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा है, यानी चर्बी ज्यादा है, वसा ज्यादा है, वो कोई ले सकता है ठंडे जल में, क्योंकि लेखन है। लेखन उस द्रव्य को कहते हैं जो, जैसे आप किसी चीज को रगड़ रगड़ करके हटाते हैं, खुरसते हैं, उसको लेखन उस द्रव्य को कहते हैं। तो ये शरीर के अंदर अतिरिक्त जो वसा है, चर्बी है, कफ है, उसको दूर करता है। और इस ऋतु में तो आपको बताया ही है, सारे हमारे शरीर के अप्य भाग को, सारी तरलता को, सारे कफ को सूर्य और वायु ने क्षीण कर रखा है। तो ये लेंगे और ऊपर से ये ले लेंगे तो शरीर की हानि हो जाएगी। अब जो जल है उसका सेवन, बहुत प्यास लगती है लोगों को, बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का, कि जो है किसी पशु को मारने के लिए भागा और उसने प्यास लगी बहुत ज्यादा जल पी लिया। जल के लिए नियम क्या है, आपने दिन में जल कब पीना है। देखिए एक संस्कृत का श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। जल का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि जल ही जीवन है गर्मी में, और शरीर में जल की मात्रा कम है, इसलिए बार बार जल पीते हैं। इसीलिए हम शीतल पेय पीते हैं, तरह तरह के जो है शरबत बनाते हैं। लेकिन कई बार हम शरबत भी ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान कर, जल ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान कर जाएगा। तो क्या कहा, अत्यंबुपानात न विपच्यते अन्न, ईंधन का काम करता है जल। अति अंबुपानात, ज्यादा जल पीने से न विपच्यते अन्नम, अन्न पचता, अनंबुपानात स एव दोष, और जल नहीं पिएंगे तो भी जठराग्नि मंद हो जाएगी, तो वही दोष होगा। इसलिए जल पिए, कैसे पिए, मुहुर्मुहु जलम पिबेत, बार बार जल पिए, अघूरी, ज्यादा जल नहीं होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल बार बार पी, ताकि जो आपकी मंद अग्नि है, बताया था ना, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बला, आदान काल के कारण शरीर धातुओं के क्षीण होने के कारण दुर्बल हो गया है, तो पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है। तो इतना जल एक बार में न पिए कि आपकी अग्नि बुझ जाए। जैसे यज्ञ करते हैं तो आरंभ में अग्नि मंद होती है, तो बिंदु मात्र एक क्या डालते हैं, घृत डालते हैं, फिर बढ़ गई 2 बिंदु डालते हैं, और बढ़ती है, और जो ज्यादा बढ़ जाती है न डालते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ में जैसे घृत डालते हैं, अग्नि को देख करके, उसकी सामर्थ्य को देख करके इतना जल पीना है। अजीर्णे भेषजम कभी भोजन का विषय आएगा तब बताएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा हमारा। अब आगे, जो जलजीरा नहीं बना सकते, बेल का शरबत नहीं बना सकते, आम का पना नहीं बना सकते, लेकिन तृषा प्यास से पीड़ित है, शरीर में क्षीणता आ गई है, ऐसे लोग क्या करेंगे, बहुत प्यास लगती, कई कहेंगे जी मुंह सूखा रहता है, इतना पानी पी लिया जी, घड़ा पी लिया, पेट फटे जा रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी शरीर में इतनी ज्यादा रुक्षता है कि जीभ बार बार कहती है कि जल लाओ, और आप पीते हो और पेट भर जाता है। उससे क्या हो जाएगा, पेट में जठराग्नि बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, और आपको वमन होने लग जाएगा, उल्टी हो जाएगी, कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, और प्यास आपकी बुझ नहीं रही। इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है, ये आपको बहुत मिलेंगे लोग ऐसे। तो देखिए, जैसे हम लस्सी बनाते हैं ना, तो मान लीजिए घर में जितनी लस्सी बनाते हैं, यानी 1/8 या 1/6 भाग दही होना चाहिए, और शेष भाग क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। या लस्सी आपने घर में बना रखी है, तो उसमें
पानी उससे 4 गुना डाल दें। जो आम तौर पे आप लस्सी पीते हैं घर में, उससे 4 गुना पानी डाल दें और उसको पानी डाल करके थोड़ा सा और रिड़क दें, ताकि वो जो छाछ थी, इसको छछिका कहते हैं, और उसके अंदर आपने आधी चम्मच, एक गिलास में आधी चम्मच खांड, आधी से भी कम, बल्कि हल्का जो जल मधुर है उसकी मधुरता बढ़ जाए, मधुरता बढ़ जाए, और आंसू जैसा ही नमक, बस इससे ज्यादा नहीं। ये इसमें डालेंगे। ये मान लीजिए कि आप सफेद पानी पी रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो लस्सी डाली, आपने जो हल्की सी खांड डाली, लवण डाला, वो आपके पाचक रसों को क्या करेगा, स्रवित करेगा, जिसके आप जठराग्नि कहते हैं। वो पाचक रस अपने स्थानों से निकलेंगे और फिर उस जल को पचाएंगे। और लस्सी में जो पोषक तत्व हैं, इसमें जो तृप्ति देने, खांड में जो तृप्ति देने वाला गुण है, विशेषकर कफ की वृद्धि करता है, तरलता देता है मीठा खांड, और लवण, लवण भी बताया था कफ को बढ़ाता है। कम डाला है इसलिए ताकि रुक्षता न हो, प्यास ज्यादा न लगे। ये जब करेंगे तो आपकी वो स्थिति नहीं आएगी कि आप इतना पानी पीना पड़ जाए आपको कि आपका पेट फट जाए। इससे क्या होगा, आपकी जो तृप्ति नहीं हो रही थी, उसमें जल की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आपने समझ ली। शरीर में अन्य तत्वों, विषय काफी लंबा है, इसका तो आज नहीं पाएगा। चलिए, तो बहुत लोगों की रुचि के विषय हैं, वो ले लेता हूँ। अब प्रातराश की बात करते हैं। हाँ जी, भोजन, प्रातराश और रात्रि भोजन। सुन रहा है ना बेटे? हाँ जी। प्रातराश क्या कैसे करना है सबको? तो सबसे उत्तम तो है ऋतु के अनुरूप फल। ऋतु के अनुरूप फल जो मिले, फल कौन कौन से होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस समय अंगूर सबसे अच्छा है जो चल रहा है। मैं, बहुत लोग अंगूर बहुत पहले खाने लग जाते हैं जी, जनवरी में आ जाता है, फरवरी मार्च में। मैं अंगूर 1 अप्रैल से खाता हूँ हर वर्ष, उससे पहले कच्चा रहता है। और इस वर्ष मैंने अप्रैल में भी देखा कि काफी कच्चा फल आ रहा था और वो गले को पकड़ता था। कषाय रस हो जाता है, कषाय रस रहता है उसमें। जब अंगूर पक जाएगा तो उसमें मधुर रस हो जाएगा, आपके गले को नहीं पकड़ेगा, उसमें रुक्षता नहीं आएगी। तो सबसे उत्तम जो फल है जी इस समय, वो क्या है, अंगूर है। अब कुछ कुछ जगह मैंने देखा है आड़ू भी आ गया है। आड़ू जो पका हुआ हो, आप उसका सेवन करें, क्योंकि रसीला होता है, शीतलता भी देता है, और पेट के अंदर जो इस ऋतु में विकार आ जाते हैं, कृमि हो जाते हैं बच्चों को, औरों को, तो उसके लिए भी सबसे उत्तम है। अब आगे मई में फल आएंगे, जैसे खरबूजा आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा, कुछ हिमालय से आ जाएंगे, पलम, आलू बुखारे, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। अंगूर चलेगा, पूरे मई चलेगा, लगभग 20 मई तक चलेगा। आड़ू भी तब तक चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई फल खाएं तो फल का क्या करना है, आड़ू यदि खा रहे हैं तो उसको काट के देखना है कि दांत लगते ही उसमें से पिचकारी छूटे, यानी रस निकल रहा है, इसका मतलब वो पक गया। यदि कठोरता है तो वो कच्चा है, और फिर वो आपको, उसको आम रस कहते हैं, वो हानि पहुंचाएगा। तो आप ये करेंगे। खरबूज आजकल आ रहा है, तरबूज में देखता हूँ लोग ले रहे हैं, अभी उसका समय नहीं है। अभी शरीरों में उतनी क्षीणता नहीं आई है इस ऋतु में। तो खरबूजा का भी नियम है, मैं खरबूजा जो है 20 मई पर आरंभ करता हूँ हर वर्ष। उस समय खरबूजा सबसे सस्ता हो जाता है यहाँ करनाल में। अलग अलग क्षेत्र का बता रहा हूँ, जो दक्षिणी भाग है हरियाणा का या राजस्थान का, वहाँ और जल्दी आ जाएगा, गर्मी आ जाती है।
हमसे जो उत्तर का भाग है शायद वहां और देर से पकेगा। तो खरबूजा भी जब आप काटें तो वो बह के चलने लगे, आपको दिखेगा वहां, जैसे खांड या चीनी के ऊपर आप पानी डाल देते हैं ना, और वैसी खरबूजा काटते ही ऐसा वहां से नजर आएगा आपको, तो समझो कि वो पक गया। आप उसको खाने लगे तो एकदम रस बह के जाने लगे, तो वो समय है। और असली चीज क्या है कि जब सबसे सस्ता समय है, बस इसका मतलब वो उस ऋतु का फल आ गया। जब महंगा है, अभी इन दिनों महंगा होगा, मुझे नहीं पता क्या भाव है, लेकिन लोगों को देखता हूं मैं, तरबूज, तरबूज में और जलियांश होता है, तो इस ऋतु में अब वो न करें। तो प्रातः काल, ये खरबूज तरबूज के बारे में आगे भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो प्रातः काल आप सबसे उत्तम तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि फल का नाश्ते में सेवन कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ, या जो अन्न आदि खाना चाहते हैं, वो जौ और चने की रोटी बनाते हैं। जौ और चने की रोटी, उसमें जौ और चने बराबर नहीं होना चाहिए। चना शीतल तो है लेकिन रुक्ष बहुत है, इसलिए चने की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी चौथा हिस्सा होना चाहिए। चौथा हिस्सा जो चना होगा और उसमें जौ होना चाहिए। यदि आपको ये रोटी ठीक न लगे, क्योंकि दोनों रुक्ष हैं, दोनों शीतल हैं, चने की अपेक्षा जौ में तरलता है, स्निग्धता है, तो उसमें गेहूं का भी आटा हल्का सा मिला सकते हैं, और आप उसमें नमक डाल करके और लस्सी के साथ खा सकते हैं, खूब पतली लस्सी। और यदि मक्खन आपके घर में है, बनाते हैं ताजा, तो नमकीन रोटी है, उसके ऊपर मक्खन के साथ यदि खा लें, और किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं। मक्खन बहुत पोषक, बहुत गुणकारी, और गर्मी के दोषों को शांत करता है, तो ये रोटी आप बना सकते हैं। और यदि आप मक्खन नहीं है तो लस्सी के साथ चटनी, तो चटनी आप सूखा धनिया, पुदीना डाल करके आप चटनी, नमक आदि उसमें अपनी इच्छा अनुसार डालें और उसका नाश्ता कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम है। इस ऋतु में मैं बार बार दोहरा दूं कि जौ का सेवन सबसे अधिक करना। क्यों, इसको मैं आगे बताऊंगा। कि जौ के बारे में मैंने बताया था, कल भी शायद चर्चा करी होगी, कि जौ की रोटी खानी है, जौ का दलिया खाना है, और जौ का सत्तू बनाना है। सत्तू की तो कल काफी चर्चा हुई थी। और जौ का ये भी नियम है कि यदि आपको भूख लगी है, जो साधक वृत्ति के लोग हैं वो क्या करें कि जौ का जो सत्तू है उसके अंदर हल्का सा नमक डाल लेते हैं, और हल्का सा घी डाल लिया, और उसको मिला करके पानी डाल करके उसकी पिंडी बना लेते हैं, उसी को खा लेते हैं। ऐसा यात्रा जो करते थे लोग, तो होटल नहीं थे, कुछ नहीं था, और बाहर का भोजन तो आप सबको पता है कैसा होता है, कितनी हानि करता है। तो लोग सत्तू रखते थे और एक पुड़िया में थोड़ा सा नमक रख लिया, जल हर जगह मिलता ही था, वो डाला और खा लिया। लेकिन आप घर में हैं तो थोड़ी सी घी की बूंद उसमें डाल लें और जल मिला करके, और उसकी क्या बना लें, पिंडी बना लें, जैसे बाजरे की बनाते हैं ना, चूरमा बनाते हैं गेहूं आटे का, ऐसी पिंड बना लें, और उसको आप धीरे धीरे खाएं, तो लवण के कारण पच भी जाएगा वो, और आपके मुख के अंदर जो पाचक रस हैं, लाला स्राव हैं, वो से निकलेंगे। तो ऐसे लोग जो बहुत स्वाद नहीं करना चाहते, कभी कभी इसका सेवन करके देखें आप लोग, दोपहर के समय विशेषकर, नाश्ते में नहीं, रात को नहीं। और दूसरा जो तरीका था वो ये है कि सत्तू का जो हम पेय बनाते हैं उससे भिन्न है, और अब जो पिंड बनाया इसके बीच का है, कि आपको इसको तरल कर लें। जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी से थोड़ा गाढ़ा, या कढ़ी जैसा कह लीजिए, खीर जैसे तरल हो, यानी आप उसको थाली में डालें तो फैल जाए, तो इतना इसका घोल बना लें, और फिर उसको उसमें थोड़ा मीठा डाल करके, और उसको आप हल्का सा नमक डालें, बिल्कुल जरा सा, लेकिन मीठे की मात्रा ज्यादा हो, और उसको आप चम्मच से सेवन करें, तो क्या होगा, जो रुक्षता थी इसकी वो समाप्त हो जाएगी। और मधुर मीठा रस डाला, खांड डाली, और हल्का सा नमक डाला, ये काफी वृद्धि करेगा। और जल जो डाला इसके अंदर, उससे आपको फर्क पड़ेगा। तो ये हमारे प्राचीन तरीके हैं गर्मी से लड़ने के। इनमें स्वाद हो सकता है आपको होटल जैसा न आए, है जी, डिब्बाबंद जैसा न आए, लेकिन ये हानि नहीं करेंगे, और
ये बहुत उत्तम होंगे। शायद जीवन में आपको किसी चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता न पड़े। अब जो है उसका एक और तरीका है, उसको छिलका उतार करके उसका जो अंदर का भाग गेहूं जैसा बच जाता है उसको गांठ कहते हैं। उसको लोग पीस लेते हैं, वो मिलता है रोहतक आदि उधर स्थानों में। हमारे उधर जिस क्षेत्र का मैं मूल निवासी हूँ, तो उसका लिया बनाना चाहिए। और उसको हल्की सी ठंडा जब हो जाए तो लस्सी डाल करके, या जो दही खाते हैं दही डाल के। लेकिन दही का ये नियम है, मैंने कहा था कि दही गर्म होता है और दही अभिसंधि है और दुष्पाच्य, पचने में भी देरी करता है, लेकिन आंतों के लिए अच्छा है।